हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6.5 से। ठीक है, 6.4 तक हो गया था। उसके बाद से यही एक क्वेश्चन है, उसके बाद से थ्योरी है। क्या है थ्योरी में? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहले ये सॉल्व वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, उसके बाद से उसको देखते हैं। तो देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि a closed loop is held stationary in the magnetic field between the नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो मान लो, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, और इन दोनों मैग्नेट को के बीच में क्या कह रहा है कि एक क्लोज लूप है जो हेल्ड है स्टेशनरी। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहे हैं, चलो, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपना, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा। ठीक है, मान लो ऐसे होगा, सपोज कर लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगी, और ये क्या है, स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है। ठीक है, ये स्टेशनरी है। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैन वी होप टू जनरेट द करंट इन द लूप बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो क्या इसमें हमको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इंड्यूस, कैन वी होप टू जनरेट द करंट इन द लूप, कैन वी होप टू जनरेट द करंट इन लूप। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज इफ, ठीक है ना, कॉइल इज स्टेशनरी, देन, ठीक है ना, फ्लक्स नॉट चेंजेस, ठीक है ना, चेंज थ्रू दिस कॉइल, या ये कह सकते हो फील्ड वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट फील्ड मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कांस्टेंट, ठीक है ना, बी, ड्यू टू दैट रीजन, ठीक है ना, आपका ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी ये वेरिएबल होना चाहिए, फाई शुड बी वेरिएबल। ठीक है ना, फाई इज वेरिएबल फॉर गेटिंग ईएमएफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉइल क्या स्टेशनरी है, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा कि इसके क्रॉस जो फ्लक्स मिलेगा भी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और कांस्टेंट होने के केस में क्या हो जाएगा आपका, कि आपको यानी कि वेरिएबल फील्ड नहीं मिल रहा है, फ्लक्स नहीं मिल रहा है जो वेरी करे टाइम के साथ, तो उस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर आप चलेंगे तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई क्या है, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और यहाँ चेंज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी टी, और यहाँ कोई कांस्टेंट है तो क्या आता है, जीरो। और अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, और ईएमएफ अगर जीरो आया मतलब ईएमएफ बिल्डअप नहीं हुआ, मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें पहला क्वेश्चन था, ए पार्ट। ठीक है, ये ए पार्ट था आपका, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ये चीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फील्ड करंट के लिए, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या होना चाहिए, फील्ड वेरी करना चाहिए। ठीक है, देखो, या तो फील्ड को वेरी करा दो, या जिस फील्ड पे जो चीज ले गए हो उसको क्या करो, मूव कराओ, ताकि क्या हो, कॉन्स्टेंटली क्या हो, उसके क्रॉस फील्ड जो है वेरी करे।
ठीक है, मान लो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में ही किसी पार्ट को लेके गए हो, तो उसमें क्या करो, उसको मूव कराओ। ठीक है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है, फील्ड रहेगा, और उसको वहां पे मूव कराओ। मूव कराने से क्या होगा, उसके क्रॉस जो है फील्ड वेरी करे जाएगा। ठीक है, या तो फिर फील्ड कोई वेरिएबल फील्ड को रखो। ठीक है, तो इस तरीके से। अब बी पार्ट इसमें क्या है, बी पार्ट में कह रहा है कि एक क्लोज लूप मूव नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ लार्ज कैपेसिटर। तो मान लो ये कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से दूर निगेटिव की तरफ। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये, ठीक है, ये फील्ड लाइन्स है, मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब कह रहा है कि इसमें if it is a current loop in the sorry is a current induced in the loop when it wholly ओके कोई लूप है जिसको हम क्या कर रहे हैं, पहला केस कह रहा है, ठीक है ना, अ लूप, ठीक है, when it wholly inside the region between capacitor plate and when it is, ठीक है, partially outside the plate of capacitor the electric field is normal to the plane of loop। यानी कि लूप कुछ ऐसे है, पहले मान लो पहले केस में ऐसे है, ऐसे होगा तो क्या होगा, इसके क्रॉस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे। ठीक है ना, अ लूप इज नॉर्मल टू ई एंड, ठीक है ना, पहले केस में कह रहा है फुल, ठीक है ना, ऐसा ही बोला है ना, व्हेन इट्स होली इनसाइड, ठीक है ना, एंड फुल नहीं, होल, होली इनसाइड द, इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है ना, प्लेट। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज एक्युमुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस मान लिया, इधर माइनस, तो क्या हो गया, प्लस से दूर माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसमें हमने क्या किया, एक कॉइल को डाल दिया कंडक्टर, और इसमें पूछा जा रहा है क्या करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज होता है, मूविंग चार्ज की वजह से नहीं होता। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि क्या करंट इंड्यूस होगा, तो करंट इंड्यूस होने के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यानी मूविंग चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज का होना जरूरी है, ना कि स्टैटिक चार्ज का। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमको जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की हम बात करते हैं, तो वहां पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स चेंज की बात करते हैं, लेकिन कौन सा फ्लक्स होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ठीक है, पहले केस में बोला है कि लूप इज नॉर्मल टू ई एंड होनली इनसाइड द कैपेसिटर इज, यहाँ पूछा है इज इट पॉसिबल टू इंड्यूस द करंट। तो आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज, ठीक है ना, फॉर इंड्यूस करंट, ठीक है, वेरिएबल फाइव बी, ठीक है ना, नॉट फाइव ई, ठीक है ना, वेरिएबल फाइव बी का होना जरूरी है, नॉट फाइव। ठीक है ना, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की बात कर रहा है। उस केस में हमको केवल वेरिएबल, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिसकी वजह से हमको क्या मिले, वेरिएबल, यानी कि फ्लक्स वैल्यू मिले, और जो फ्लक्स मिले वो क्या हो, चेंज हो, चेंजेस विद टाइम हो, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज हो। तो यहाँ पे देखो पहले केस में फुल्ली और दूसरे केस में पार्शियली, ठीक है, प्लेस इनसाइड द कैपेसिटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इन बोथ केस
ठीक है ना, क्या मिलेगा, इंड्यूस करंट, ठीक है, वैल्यू आई इज इक्वल टू 0 बिकॉज, ठीक है, बता दिया मैंने, रीजन तो बता ही दिया, क्योंकि हियर वी, ठीक है ना, ओनली वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट, एक तरीके से समझो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको फ्लक्स मिलेगा, लेकिन फाई 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 इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, फाई भी वेरिएबल, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस गेटिंग द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ओके, तो यहाँ पे आपको सीधे देख के समझ लेना है कि अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका स्टेशनरी चार्ज की बात होगी, और यहाँ पे हम मूविंग चार्ज की वजह से जो भी चीजें करा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रिलेटिवली मूव करा रहे हैं, ठीक है, मूविंग चार्ज फिनोमिना हम देख रहे हैं, ठीक है। मूविंग चार्ज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और उसके बाद से क्या करेंगे, मोशन कराएंगे कंडक्टर का, या जो भी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसको हम वेरी कराएंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो क्या मिलेगा हमको, इंड्यूस फिनोमिना देखने को मिलेगी। स्टेशनरी चार्ज मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होगा, नो फ्लक्स में चेंज, ठीक है, तो ये बी पार्ट हो गया। तो बस इतना ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बात करेंगे, नहीं तो फिर नहीं। अभी यहाँ पे सी पॉइंट क्या है, इसमें सी पॉइंट में रेक्टेंगुलर लूप एंड द सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, फिगर बनाया हुआ है, देखिए मैं बनाता हूँ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इनटू द प्लेन, ठीक है, इनसाइड द प्लेन मान लीजिए, और यहाँ पे एक लूप है आपका, ठीक है, अभी सारा अंदर ही है, ऐसे समझ, ये है आपका रेक्टेंगुलर, ठीक, और ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से एक और बनाया है, ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे सर्कुलर लूप बना दिया गया है, ठीक है, और इसका भी डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये बाहर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि इन विच लूप, ठीक है, दोनों v स्पीड से निकल रहे हैं, इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पासिंग आउट द फील्ड रीजन एंड फील्ड नॉर्मल टू द लूप, करेक्ट। देखिए फील्ड नॉर्मल टू द लूप कैसे है भाई, फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ और ये जा रहा है इधर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर आ गए, कन्फर्म आ गए। अब उसके बाद से ये जो कह रहा है कि क्या इस केस में और इस केस में किस में जो फील्ड जो है वो कांस्टेंट होने की केस चांसेस है। देखिए इस वाले में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला है, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, मान लीजिए ये बाहर गया तो ये यहाँ पहुंच गया मान लीजिए, ठीक है, तो इसका इतना हिस्सा अंदर है और इतना हिस्सा बाहर है, ऐसे समझो, और फील्ड वेरी करेगा इसके क्रॉस, तभी हमको क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ। बट होगा क्या देखो, और जैसे जैसे ये कंटिन्यूअसली बाहर जाएगा, मान लो इसका इतना हिस्सा बाहर चला गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रॉपर, जैसे मान लो टी टाइम में इतना हिस्सा बाहर गया, तो अगले टी टाइम में इतना हिस्सा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन अ टी टाइम जो एरिया में चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है, और फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, और ईएमएफ क्या होता है, बी इंटू ए बाई टी समझो, या ऐसा समझो बी इंटू, अगर चेंज फ्लक्स है तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल फ्लक्स है तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स अगर वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, बी बी डेल्टा ए, और अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी ए बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया देखो कहाँ पे, अगर हम बोले टी टाइम में एरिया में चेंज आ रहा है, तो इसमें अगर देखना तुम, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला लूप, ये जो सर्कुलर पार्ट है वो यहाँ पहुंच जाए मान लो, ठीक है, तो मान लो इतना हिस्सा बाहर है अभी, ठीक है, अगले टी टाइम में इतना हिस्सा फिर बाहर चला गया मान लो, फिर अगले टी टाइम में इतना हिस्सा फिर बाहर चला गया, तो सर्कुलर होने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है, टी टाइम में जो एरिया बाहर जा रहा है, मान लो समय के साथ ये बाहर जाएगा ना, मान लो v स्पीड से, तो अगर हम मान लें कि टी टाइम में एरिया में चेंज, मान लो ये एरिया है इसका, और अगले टी टाइम में इतना एरिया बाहर गया,
तो होगा क्या कि ये जो एरिया सेक्शन है ये और ये, अगर इसको हम A1 मान लें, ये A2 मान लें, तो टी टाइम में जो एरिया में चेंज आ रहा है यहाँ पे वो, और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर है तो इतना एरिया टी टाइम में मान लो निकल गया, फिर अगले टी टाइम में इतना एरिया फिर से बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है? फिर से बना दूं, क्या किया, यही रेक्टेंगुलर है, मान लो ये बाहर जा रहा है, तो मान लो अभी ये अंदर है इतना, मान लो इतना अंदर है, मान लो टी टाइम में एरिया में चेंज आया इतने का, तो अगले टी टाइम में एरिया फिर चेंज आएगा उतने का ही। तो अब देखोगे जरा, तो इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया, यानी टी टाइम में चेंज इन एरिया क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है किस केस में, रेक्टेंगुलर केस में। बट सर्कुलर केस में क्या होगा, जितना एरिया टी टाइम में जितना ये बाहर गया, उतना दूसरा वाला जो पोर्शन है ना टी टाइम में जो इतना एरिया बाहर गया वो बराबर नहीं होगा, कंफर्म है बराबर नहीं होगा। तुम ही देखो, अगर कोई सर्कुलर पार्ट है, अगर हम कहें कि ये देखो, मान लो टी टाइम में इतना बाहर गया, अगले टी टाइम में इतना बाहर गया, तो क्या ये एरिया बराबर है, नहीं है। बट रेक्टेंगुलर के केस में ये बराबर हो जाएगा, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी कहाँ आ रही है, पॉसिबिलिटी हमको रेक्टेंगुलर लूप के केस में ऐसा हो जाएगा कि हमको कांस्टेंट, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ की बात हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है ना, इन अ पर्टिकुलर टाइम फॉर कांस्टेंट, ठीक है ना, इन केस ऑफ मतलब इक्वल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फॉर रेक्टेंगुलर लूप इज सेम, ठीक है। एंड इधर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो विद इन द टाइम, ठीक है, इन अ टी टाइम, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा इन अ सर्कुलर केस। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट। आंसर होगा इसका, सबसे पहले यहाँ पूछा है इन विच लूप यू एक्सपेक्ट ईएमएफ कांस्टेंट ड्यूरिंग, ऐसा कुछ बोला है ना, ईएमएफ कांस्टेंट ड्यूरिंग द passes out the field region, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में हम ये लिखेंगे कि इन रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है ना, ईएमएफ कांस्टेंट एंड इन सर्कुलर नॉट कांस्टेंट, ऐसे समझो। अब रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है ना, कांस्टेंट इन केस ऑफ rectangular loop and variable in circular। बात समझ में आया? यानी कि सर्कुलर के केस में क्या होगा, एरिया चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो उतना कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि वैल्यू डिफरेंट आएगी। इस तरह से मैंने बना के दिखाया ना आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें ये तो सी पार्ट था ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सब लगाने से क्या होता है ना कि दिमाग में जोर पड़ता है, तो अच्छे से समझ में आता है चैप्टर, क्या हम समझे, ठीक है। अगला डी पार्ट है। इसमें डी पार्ट में एक फिगर बनाया है, प्रिडिक्ट करना है पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। देखिए फिगर हम बनाते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल।
ओके, और यहाँ से एक्सिस ड्रॉ किया है, और फिर यहाँ पे इसी के पैरेलल में एक और मैग्नेट है। ये आपका क्या है, साउथ, और ये नॉर्थ। ठीक है, और इसी के बीच में क्या है, एक कॉइल है। ठीक है, और यहाँ पे पोलैरिटी डिसाइड करनी है कि, ठीक है, ये कैपेसिटर है आपका। ठीक है, ये ए और ये बी। अब ए की पोलैरिटी क्या होगी, बी की पोलैरिटी, मतलब ए प्लस होगा कि माइनस होगा, बी प्लस होगा कि माइनस होगा। देखो ये जो लूप है ना, वो कुछ इस तरीके से, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो बाहर की तरफ है, और ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ है। हम यहाँ वाला हिस्से पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्रॉस, और ये वाला हिस्सा जो है वो डॉट, मतलब बाहर की तरफ, ऐसा समझो। लूप है तो ए बी जो हमने लगाया वो ऐसे है, बाहर वाले साइड पे, ये जो है ना वो बाहर वाले साइड पे, करेक्ट। तो अब ध्यान से समझिएगा, अब हमसे पोलैरिटी बताना है। सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। पोल में क्या होता है, यही होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जो फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, करेक्ट। अब फील्ड लाइंस अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हुई, तो यानी कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड जो है वो, यानी कि फील्ड का जो वैल्यू है वो किधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है। जिधर डायरेक्शन उधर फील्ड वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमेशा लेंज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, देखो किसी भी चीज की पोलैरिटी डिसाइड करनी है तो पहले इसमें करंट का फ्लो तो पता चले कि किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इस, ठीक है ना। और ड्यू टू क्या होगा, अब पहले क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, लेंज लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, सिचुएटेड इन द डिस्क्राइब। तो सबसे पहले क्या होगा, जब फील्ड लाइन से पास करेंगे तो फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा, इसके थ्रू इंस्टेंटली क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब करंट की वैल्यू के हिसाब से पोलैरिटी डिसाइड करें, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है ना, क्या होता है, इसमें जो करंट आना चाहिए उसका हिसाब किताब हमेशा वैसा ही होगा कि उसकी वजह से जो फील्ड मिले, मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा इस फील्ड का क्या करे, अपोज करे। यानी अगर इस फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ऐसे समझो, इस डायरेक्शन में बढ़ नहीं रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में मतलब वैल्यू उधर की तरफ ज्यादा है, जिधर की तरफ। ठीक है, तो जिधर की तरफ रहता है डायरेक्शन, उधर ज्यादा रहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंड्यूस, ठीक है, या ऐसे समझो कि इसकी वजह से जो करंट मिलेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या करे, इस फील्ड के जस्ट क्या करे, अपोजिट कर दे, इसको बी डैश मान लो। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा करंट करेंगे, करंट का फ्लो कराएंगे कि इसमें, ठीक है ना, जो इसकी वजह से, भाई किसी भी कंडक्टर कैरिंग लूप में अगर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसके एक्सिस से क्रॉस, करेक्ट। तो हम क्या करें, या तो क्लॉकवाइज करंट हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों केस में मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इसमें देखते हैं फ्लो करा के कि इधर एक्सिस के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इधर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले ये कॉइल में ए बी जो है वो इस साइड में है, और ये जो जहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है ये अंदर की तरफ। तो हम देखेंगे ऐसे फ्लो करा के करंट, ऐसे, ठीक है। तो अगर करंट मान लो ऐसे फ्लो कराते हैं, ऐसे ऐसे फ्लो कराने का मतलब है कि यहाँ पे निगेटिव दे दें और यहाँ पे हम पॉजिटिव दे दें। देखो निगेटिव और पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे करंट फ्लो। तो पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो करा दिए। तो अब करंट ऐसे फ्लो करा दिए हैं तो एस, ठीक है, तो हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये लूप को ऐसे समझो, तो ऐसे करेंगे तो इधर की तरफ आ रहा है। तो इसके सेंटर एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। और हमको चाहिए भी कि जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या कहता है कि करंट, ठीक है ना, इंड्यूस करंट वैल्यू, ठीक है ना, डायरेक्शन इन विच, ठीक है ना, in a manner that the induced current in a manner that, ठीक है, it generate the, ठीक है, magnetic field to oppose the, ठीक है ना, और या सोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझो, सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का ये अपोज करे, यानी कि ये इसी की वजह से जनरेट हो रहा है। जो चीज जिसकी वजह से आई है वो हमेशा क्या कर रही है, उसी चीज को अपोज कर रही है जिसकी वजह से वो आई है। तो यही चीज होता है इसमें, बी जो है
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट का परमानेंट है, फिक्स है, लेकिन इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन इसको अपोज करेगा, इस फील्ड को। तो ये फील्ड किसका है, ड्यू टू मैग्नेट, और ये बी डैश किसका है, ड्यू टू इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अगर हमने ऐसे मान लिया तो पोलैरिटी को डिसाइड कर दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, उसी हिसाब से करंट यहाँ से निकली यहाँ गई, ऐसे ऐसे फ्लो हुआ। अब देखो ये हो भी रहा है, अगर मान लो हम इधर माने होते हैं, यहाँ पे निगेटिव मान लो यहाँ पॉजिटिव, तो करंट क्या आता है, इधर से इधर की तरफ आती, इधर से इधर की तरफ आती तो ऐसे फ्लो होता, ऐसे फ्लो होता है। तो हम ऐसे करते हैं तो डायरेक्शन किधर आता, मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू इंड्यूस करंट उधर, और उधर की तरफ इसकी वजह से फील्ड है तो वो अपोज कहाँ हुआ, वो तो सपोर्ट हुआ ना, कि उधर की तरफ फील्ड है, उधर की तरफ तुम और फील्ड दे दो तो सपोर्ट हुआ ना, अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए क्या करो, उधर की तरफ फील्ड है नेचुरली, तो इधर की तरफ फील्ड क्रिएट कर दो, हो गया अपोज। तो हमारा पोलैरिटी क्या होगा, पहले जो हमने डिसाइड किया था ए प्लस और बी माइनस, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव और बी क्या होगा निगेटिव। और ये पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए लेंज लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेंज लॉ क्या कहता है, जो चीज जिसकी वजह से जनरेट हुई है, चाहे वो इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, जिसकी वजह से आई है उसी का हमेशा अपोज करेगी, ठीक है। और वो अपोज किस मैनर में करेगी, करंट को फ्लो कराकर, करंट को उस तरीके से फ्लो, इंड्यूस करंट को उस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है, ताकि उसकी वजह से जो बी मिले वो हमेशा अपोज करे सोर्स फील्ड का, करेक्ट। तो ये तो हो गया आपका 6.5 कंप्लीट। अब हमारा टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई टफ टॉपिक नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे एरिया, और जिसमें हम क्या करेंगे कंडक्टर ले लेंगे और उसको मूव कराएंगे, और वो क्या करेगा फील्ड, ठीक है ना, जब कंडक्टर को मूव कराएंगे फील्ड लाइंस के अंदर तो वो क्या करेगा, वेरिएबल फील्ड मिलेगा उसके क्रॉस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक पिक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कंडक्टर हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है, जैसा बनाया वैसा बना दिया, R हो गया, ये S हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को X मान लो, ठीक है, और इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। और ये जो रॉड है, ये वाला जो PQ रॉड है, ये V स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस आपका X हो गया, ठीक है, और ये आपका L हो गया, मान लीजिए कितना माना है, L माना है, ये आपका L हो गया। अब हो क्या रहा है कि ये जो कंडक्टर है आपका, ये रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, इसमें आपका जो कंडक्टर है रेक्टेंगुलर PQRS, लेट, ठीक है ना, सपोज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन विच, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर लूप जो है आपका PQRS, ठीक है, इन विच, ठीक है ना, PQ, ठीक है ना, PQ इज फ्री टू मूव विथ स्पीड v, ठीक है। तो इस स्पीड से अगर ये मूव करेगा, ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है, इतना तो कंसीडर कर लेना है। अब देखो होगा क्या, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका B, ये एक, ठीक है ना, ये क्या है रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसका कुछ एरिया होगा, एरिया क्या हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, L इंटू एक्स, ठीक है। और इसके क्रॉस जो फ्लक्स मिलेगा 5B, वो क्या होगा B इंटू ए, बी इंटू ए, तो बी की वैल्यू तो बी ही है, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी L इंटू एक्स। अब हमको ठीक है ना, हमको क्या करना है, फ्लक्स तो मिल रहा है लेकिन वेरिएबल फ्लक्स की बात करेंगे, तो क्या होगा, अगर ये रॉड PQ टाइम के साथ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, यानी v स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो v क्या होगा, ठीक है, x अपॉन में t, करेक्ट। v क्या होगा, अगर इस यहाँ पे है पर्टिकुलर x डिस्टेंस, ठीक है,
ठीक है। तो 5B इक्वल टू बी एल एक्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ। तो माइनस डी 5B बाई, फॉर्मूला यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नोन एज द इंड्यूस ईएमएफ। तो माइनस डी बाई डी टी, और 5B की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एल एक्स। तो यहाँ से बी और एल तो कांस्टेंट है, निकाल लीजिए बी एल, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, वो स्पीड होता है, तो वो हो जाएगा माइनस बी एल वी। ठीक है, तो ये माइनस इसके साथ ऑब्जर्व कर लो, तो ये हो जाएगा बी एल वी। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस में डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो ईएमएफ आया है वो क्या है, मोशनल ईएमएफ। अभी आपका टर्म क्या है, मोशनल इलेक्ट्रोमोशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ड्यू टू मोशन के कारण ये क्या हो रहा है कि ये जो आपका रॉड है, या जो ये क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टर है, ये फ्री टू मूव है विथ स्पीड v। तो अब ये कंडक्टर है, सपोज यहाँ पे सपोज पी क्यू रॉड, ठीक है ना, कंटेन क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एंड मूव मूव तो कर ही रहा है विथ स्पीड v। देन अब बताओ, अगर इसमें, ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा अगर ना समझ में आता है ऐसे समझ लो, ये हमने ऐसे नहीं बनाया था। इसमें मान लो कोई चार्ज है, कितना है, क्यू अमाउंट। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उस पर क्या करेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है, क्यू वी क्रॉस वी। अगर चार्ज है इसके अंदर, अगर ये वी स्पीड से मूव करेगा, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर फोर्स लगेगा बराबर क्यू वी क्रॉस बी से, तो अब बात आती है कि वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा भाई, फोर्स का डायरेक्शन तो हम क्या करेंगे, v और b। तो देखो ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से, तो राइट हैंड लीजिए, इधर मूव कराइए, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किस पे लगा, इधर की तरफ। यानी जो f लगेगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। यानी जो इनसाइड द पी क्यू है, चार्ज इनसाइड पी क्यू रॉड, ठीक है ना, पोस्ट टुवर्ड्स क्यू, इधर की तरफ, पी से क्यू की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पी क्यू टुवर्ड्स पी क्यू। फोर्स ऐसे लगेगा इस पे। तो अब सपोज करो कि अगर इस रॉड के अंदर चार्ज है, अगर उस पर फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस रॉड, अगर इसमें क्यू चार्ज है, अगर ये मूव कर रहा है वी स्पीड से इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर अगर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लग रहा है। अभी हम चार्ज को हमने डिसाइड नहीं किया कि वो प्लस है कि माइनस। तो सपोज करिए चार्ज है, तो चार्ज अगर नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जब चार्ज इसमें, पहले मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये रॉड है, इसमें यूनिफॉर्मली, अभी चार्ज एक्यूमुलेट फोर्स के कारण चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होने लगे, तो अपोजिट साइड में क्या होगा, अगर इधर चार्ज इकट्ठा होने लगे तो इधर पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी प्लस माइनस टाइप से। ऐसे समझो कि एक तरफ ज्यादा चार्ज हो जाए, एक तरफ कम चार्ज हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हाई चार्ज और इधर लो चार्ज, हाई चार्ज लो चार्ज मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है ना। तो इस रॉड में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी ये क्या करेगा, मोशन करेगा, तो उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, फ्रॉम पी टू क्यू होगी। पी टू क्यू होने की वजह से चार्ज एक्यूमुलेशन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लेस चार्ज, यहाँ मोर चार्ज, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। करेक्ट है। चलिए, तो अब चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाई चार्ज कितना होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल होता है ना, क्यू इंटू पोटेंशियल v। और v क्या है, v एक्चुअली हम लोग E लिख रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आ रहा है भाई, जो इसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप हो रहा है वही तो पोटेंशियल है। और ये जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो कैसे डेवलप हो रहा है, जब चार्ज ये मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने का
डायरेक्शन क्या है, पी से क्यू की तरफ, फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, आपको पता ही है डायरेक्शन कैसे निकालना है। उसको निकाला तो देखा कि इस पे जो उपस्थित चार्ज है पी क्यू के अंदर, उनकी डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए चार्ज एक्यूमुलेशन यहाँ होगा। तो उससे क्या होगा, इधर लेस नंबर ऑफ चार्ज या मोर नंबर ऑफ चार्ज ड्यू टू फोर्स, तो क्या होगा, पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नो पोटेंशियल, पोटेंशियल ठीक है ना, पोटेंशियल ठीक है, ड्रॉप, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं ड्यू टू दिस चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई एम एफ, और क्यू और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम इन टर्म्स ऑफ बी एल वी रख दें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बी एल बी, करेक्ट है। तो और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब इसके टर्म में भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, बी एल और स्पीड दिया हुआ है और आपका चार्ज आपको पता है कि v स्पीड से मूव कर रहा है, तो बी एल वी आपके यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। मतलब कहने का मतलब यही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका, ठीक है, निकल ही गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यहाँ पे यही समझाना था कि आपका या तो आप फील्ड को कांस्टेंट रख दो, तो आप क्या कर रहे हो, कंडक्टर को वेरी मतलब मूव करा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। तो यही इसको समझाना था, और कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मोशनल चार्ज की वजह से, या ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपका इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की बात होगी, ठीक है। स्टैटिक चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस केस में हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की बात नहीं करेंगे, ओके। तो इसमें केवल मुझे यही समझना था इस टॉपिक में कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर लिया, जिसमें हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, में करंट आई एम्पियर की फ्लो कर रही है। इसमें क्या करना है आपको, इस रॉड को फ्री टू मूव कर दिया, इसको आप v स्पीड से मूव करा रहे हो तो इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है। इस तरीके से बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिया, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ लेस नंबर से पोटेंशियल ड्रॉप डेफिनेटली मिल रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया। अब उसके बाद से क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन थ्रू मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस हियर टू हियर, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, और इसमें क्या ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज क्या हुआ, पोटेंशियल मिला, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज हो गया आपका वर्क डन। वर्क डन भी निकल गया। और ये आपका कैसे निकालना आपको पता चल गया, इनिशियली इसमें एरिया कितना है, एल इंटू एक्स हो गया, तो फाइव बी कितना, फाइव कितना हो गया, फ्लक्स थ्रू दिस बी इंटू ए। अब हमको ईएमएफ निकालना है, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो रहा है वो देख लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया डी, यहाँ पे वैल्यू रख दो, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। तो बस ये था। अब इसके बाद से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, ओके, थैंक यू।